नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा की। संक्रमण रोकने के लिए 5 सूत्रीय रणनीति पर बल दिया। महाराष्ट्र सरकार ने सप्ताहांत लॉकडाउन सहित कोविड के कड़े नियंत्रण उपायों की घोषणा की। राजस्थान में प्रवेश करने वाले लोगों की आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य। तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के कल के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। रेलवे आज से 71 अनारक्षित पैसेंजर रेलगाड़ियों का संचालन फिर शुरू कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की 2 दिन की भारत यात्रा आज से शुरू। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में हवाई हमलों में 80 से अधिक आतंकी मारे गए। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, आईपीएल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। और पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकज ने इटली के यानिक सिनर को हराकर मायामी ओपन टेनिस का खिताब जीता। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। आपसे अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए 5 स्तरीय रणनीति जांच, पहचान, उपचार, कोविड दिशा निर्देशों का पालन और टीकाकरण को पूरी गंभीरता से लागू करना चाहिए। श्री मोदी ने कल देश में कोविड महामारी की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने जनता के बीच कोविड प्रबंधन और जागरूकता के संबंध में निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन में जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया। कोविड व्यवहार के लिए 6 से 14 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सबको मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों और स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड की रोकथाम के उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन के अलावा सक्रिय मामलों की पहचान के लिए सामुदायिक स्वयंसेवकों को शामिल करने के साथ साथ कंटेनमेंट जोन के प्रबंधन पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी राज्यों से कहा कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए कड़े और व्यापक कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा आने वाले दिनों में अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, जांच की उचित व्यवस्था और समय पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ साथ कोविड व्यवहार को प्रभावी तरीके से लागू करने पर भी जोर दिया। कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने और इसके लिए आवश्यक स्वास्थ्य ढांचा बढ़ाने पर भी जोर दिया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों तथा चिकित्सकों की केंद्रीय टीम भेजने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान देश में कोविड महामारी की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। देश में कुल संक्रमित लोगों में से 91% से अधिक 10 राज्यों में हैं। इन्हीं राज्यों में कोविड से सर्वाधिक मौतें भी हुई हैं। महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में स्थिति गंभीर है। बैठक में कोविड टीकाकरण के बारे में भी जानकारी दी गई। देश में आवश्यकता के अनुरूप वैक्सीन उपलब्ध कराने के सभी प्रयास चल रहे हैं। इसके साथ ही जरूरतमंद देशों को भी वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के विभिन्न स्थानों का दौरा कर लोगों से मास्क पहनने और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम में राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के समर्थन का आह्वान किया। राज्य में कल कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 11% हो गई। एक रिपोर्ट।
कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 6 बजे भोपाल में बरखेड़ा क्षेत्र से रास्ते में जनता से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी का पालन करने और टीकाकरण कराने की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयां और जिला कलेक्टर मास्क के इस्तेमाल के लिए उपभोक्ताओं और दुकानदारों के बीच स्लोगन जैसे मास्क नहीं तो बात नहीं और मास्क नहीं तो सामान नहीं के साथ प्रचार अभियान चला रहे हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए आज से कड़ी पाबंदियां लागू की जा रही हैं। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सभी मनोरंजन पार्क, धार्मिक स्थल, सैलून, पार्लर, जिम, इंडोर गेम सुविधाएं बंद रहेंगे। सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। सिनेमा हॉल और थिएटर भी बंद रहेंगे। सभी निजी दफ्तरों के कर्मचारियों को घर से काम करना होगा, जबकि सरकारी विभागों तथा बैंक और बीमा क्षेत्र के दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को काम करने की अनुमति होगी। स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी कार्यालय में काम कर सकेंगे। राज्य सचिवालय में आगंतुकों को टीकाकरण प्रमाण पत्र के साथ लाना होगा। उन आवासीय सोसाइटियों को नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा जहां कोरोना संक्रमण के 5 से अधिक मामले मिलेंगे तथा किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। सप्ताहांत कर्फ्यू लागू होगा ताकि लोग अपने घरों से बाहर न जाएं। रात्रि कर्फ्यू रोजाना रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लगेगा। ये पाबंदियां 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी। महाराष्ट्र में कल रिकॉर्ड 57,074 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 30,10,597 हो गई है। राजस्थान सरकार ने राज्य में कोविड के रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों की घोषणा की है। राजस्थान सरकार के एक परिपत्र में कहा गया है कि राज्य में प्रवेश पाने वाले सभी लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य होगा। राज्य से बाहर गए लोगों की वापसी के मामले में भी ये जांच लागू होगी। कक्षा 1 से 9 तक के स्कूल बंद रहेंगे और विवाह समारोहों में 100 से अधिक लोगों के हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट रात्रि कर्फ्यू लागू कर सकते हैं, लेकिन सुबह 6 बजे के बाद और शाम 8 बजे से पहले की अवधि के लिए कर्फ्यू लगाने के लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। रेस्तराओं को रात्रि कर्फ्यू का पालन करना होगा, लेकिन आवश्यक वस्तुओं और डिलीवरी सेवाओं को कर्फ्यू से छूट रहेगी। ओडिशा में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 10 जिलों में आज से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू हो जाएगा। ये जिले हैं सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, बोलांगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी। राज्य सरकार ने कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दफ्तर और संस्थान बंद रहेंगे तथा लोगों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। ओडिशा में अब तक 30 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। उनमें 1,67,000 बुजुर्ग और 45 वर्ष से अधिक के लोग शामिल हैं। एक रिपोर्ट। अभी तक लगाए गए कुल टीकों में सबसे अधिक 16,60,000 टीके वरिष्ठ नागरिकों को लगाए गए हैं। 45 वर्ष से अधिक उम्र के 6,83,000 लोगों का टीकाकरण किया गया है। इस बीच राज्य में कल कोविड के 471 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर उपचाराधीन रोगियों की संख्या बढ़कर 3,085 हो गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर राज्य सरकार ने भी टीकाकरण की गति तेज कर दी है। पिछले 8 दिनों में 10 लाख लोगों को टीके लगाए गए, जबकि उससे पहले 45 दिन में 10 लाख टीके लगाए गए थे। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। कोविड से बचाव के लिए देश भर में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में गुजरात दूसरे स्थान पर है। अधिकारियों के अनुसार राज्य में अभी तक 72 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
गुजरात में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के नए 2,875 मामले सामने आए हैं। दूसरी ओर 2,024 मरीज ठीक होने के साथ उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में सबसे अधिक 664 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 545 नए मामले सामने आए। राज्य में कल 14 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 4,566 हो गई है। गुजरात में इस वक्त 15,135 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 163 मरीज वेंटिलेटर पर है। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा कल 19 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र में शामिल किया गया। इस बीच राज्य में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कल राज्य में 2,77,888 लोगों को टीके लगाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली में कल 4,033 लोग संक्रमित हुए, जो 4 दिसंबर के बाद सबसे अधिक है। पिछले 24 घंटों में 21 मरीजों की मौत हो गई। इस दौरान 86,899 नमूनों की जांच की गई। कल 2,677 मरीज स्वस्थ हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है। इसके तहत 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर उन सभी लोगों के लिए राज्य सरकार की ओर से लकी ड्रॉ निकाला जाएगा जो टीका लगवा चुके हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित दावे को खारिज कर दिया है कि ताजमहल सहित 100 विरासत स्थलों को पट्टे पर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने पोस्ट को फर्जी बताते हुए कहा है कि संस्कृति मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण तथा तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में एक ही चरण में कल वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों, केरल की 140 और पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। असम की 40 और पश्चिम बंगाल की 31 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु की कन्याकुमारी लोकसभा सीट और केरल की मल्लपुरम संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए भी कल ही मतदान होगा। असम में 3 और पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। असम में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। अंतिम चरण में कुल 337 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सुरक्षा बलों की 320 कंपनियां तैनात की गई हैं और महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर विशेष उपाय किए जाएंगे। तीसरे चरण में 986 माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे और 7,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। विशेष पुलिस महानिदेशक LR विश्नोई ने लोगों से निडर होकर मतदान करने की अपील की है। तमिलनाडु विधानसभा और कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर कल एक ही चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। तमिलनाडु में कल चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई तथा व्यय समितियों और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्षों का गठन कर दिया गया। राज्य में व्यय के आधार पर 105 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है और वहां चुनाव के दौरान होने वाले खर्च के सभी पहलुओं की निगरानी के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। उड़न दस्तों ने अभी तक 428 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं मिला। चुनाव उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के खर्चों की निगरानी के लिए 118 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। राज्य में विभिन्न जगहों पर शराब की 4,000 से अधिक बोतलें और 7600 अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए गए। दूसरी ओर बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को मतदान के लिए पहुंचाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग उबर का सहयोग ले रहा है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदान से वंचित न रह जाए, 80 वर्ष से अधिक के लोगों को मतदान केंद्र तक ले जाने और वहां से घर तक छोड़ने के लिए 5 किलोमीटर तक की दूरी पर 100% या 200 रुपए तक की छूट दी जाएगी। चेन्नई से जॉय मूर्ति के साथ समाचार कक्ष से रत्ना पांडे। केरल में कल के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य में 957 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा। अधिकतर मतदान केंद्रों पर गड़बड़ियों को रोकने के लिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है।
पश्चिम बंगाल में कल हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना जिलों की विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इस चरण में 78,52,000 मतदाता 13 महिलाओं सहित 205 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। तीसरे चरण के मतदान में ममता बनर्जी सरकार के 3 मंत्रियों, कई मौजूदा विधायकों, सीधे स्टार और वरिष्ठ नेताओं की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। इस चरण में राज्य के मंत्री डॉक्टर निर्मल मांझी, असीमा पात्रा और गियासुद्दीन मोल्ला के अलावा विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी की चुनावी किस्मत दांव पर है। वहीं 2 फिल्मी सितारे तनुश्री चक्रवर्ती और पापिया अधिकारी श्यामपुर और उलुवेरिया दक्षिण सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। पत्रकारिता जगत से राजनीति में आए स्वपन दास गुप्ता तारकेश्वर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। कल के मतदान में सुजाता मंडल, अमिताभ चक्रवर्ती, कांति गांगुली और काली पद मंडल जैसे कई वरिष्ठ नेताओं की चुनावी किस्मत भी ईवीएम में बंद हो जाएगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में कल होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री एन रंगासामी, पूर्व मंत्री शाहजहां, कमल कन्नन, नमा शिवायम, पन्नीर सेल्वम और कल्याण सुंदरम तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवी सुब्रमण्यन सहित बहुत से नेता और पूर्व विधायक चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग मौजूदा विधानसभा चुनाव के दौरान आज से विदेशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल चुनाव आगंतुक कार्यक्रम शुरू कर रहा है। 2 दिन के इस कार्यक्रम में 26 देशों के 106 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मंगोलिया, नेपाल, रूस और 10 दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस कार्यक्रम के जरिए प्रतिभागियों को भारतीय चुनाव प्रक्रिया की व्यापक जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान कल प्रतिभागियों को मतदान केंद्रों पर भारतीय चुनाव कार्य प्रणाली का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया, मतदान केंद्रों पर प्रबंधन और दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठ नागरिकों सहित मतदाताओं को दी जा रही सुविधाओं से परिचित कराया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा की। संक्रमण रोकने के लिए 5 सूत्री रणनीति पर बल दिया। महाराष्ट्र सरकार ने सप्ताहांत लॉकडाउन सहित सख्त कोविड नियंत्रण उपायों की घोषणा की। राजस्थान में प्रवेश करने वाले लोगों की आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य। तमिलनाडु, केरल, पुद्दुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के लिए कल के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। रेलवे आज से 71 अनारक्षित पैसेंजर रेलगाड़ियों का संचालन फिर से शुरू कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की 2 दिन की भारत यात्रा आज से शुरू हो रही है। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में हवाई हमलों में 80 से अधिक आतंकी मारे गए हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, आईपीएल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। और पोलैंड के ह्यूबर्ट हुर्कज ने इटली के यानिक सिनर को हराकर मायामी ओपन टेनिस का खिताब जीता। उत्तर रेलवे आज से 71 अनारक्षित रेलगाड़ियां शुरू कर रहा है। इनमें वाराणसी सुल्तानपुर, अमृतसर पठानकोट, जालंधर सिटी पठानकोट, फिरोजपुर लुधियाना, भटिंडा फिरोजपुर, दिल्ली रोहतक और दिल्ली पानीपत शामिल हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इनसे सुरक्षित और आरामदायक रेल यात्रा सुनिश्चित होगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की 2 दिवसीय भारत यात्रा आज से शुरू हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा था कि भारत यात्रा के दौरान श्री लावरोव विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। श्री लावरोव भारत यात्रा के बाद पाकिस्तान जाएंगे। अफगानिस्तान में कल दक्षिणी कंधार प्रांत के अरघंताब जिले में हवाई हमलों के दौरान लगभग 82 आतंकी मारे गए। इनमें तालिबान का प्रमुख कमांडर सरहदी भी शामिल था। इसके अलावा सशस्त्र आतंकियों के 2 टैंक और कई वाहन भी नष्ट कर दिए गए। इससे पहले कल दिन में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अमन ने बताया कि वायुसेना ने अरघंताब जिले में तालिबान पर हवाई हमले किए। तालिबान के आतंकियों की ओर से इन हवाई हमलों पर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी भाषण देंगे। इस अवसर पर पार्टी देश में सभी बूथों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की नीति और नरेंद्र मोदी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। श्री शाह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के सफाई कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों का मासिक वेतन 12,500 रुपए से बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसे 15,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपए किया गया है। करनाल में सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री खट्टर ने कहा कि यदि कर्मचारियों को वेतन में विलंब होता है तो अगले महीने क्षतिपूर्ति के रूप में 500 रुपए अधिक वेतन दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इस बात की पुष्टि की है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2021 के सभी कार्यक्रम तय समय पर ही होंगे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सप्ताहांत में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद सौरभ गांगुली ने आईपीएल के बारे में ये पुष्टि की। लॉकडाउन के दौरान बसें, रेलगाड़ियां और टैक्सी सहित सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं चालू रहेंगी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आईपीएल के 10 मुकाबले होने हैं। पहला मैच 10 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकाज ने मायामी ओपन टेनिस खिताब जीत लिया है। हुरकाज ने कल रात फाइनल में इटली के यानिक सिनर को पराजित किया। हुरकाज ये खिताब जीतने वाले पोलैंड के पहले खिलाड़ी हो गए हैं। हुरकाज ने इस वर्ष 10 में से सभी 10 मैच जीते हैं। उन्होंने इसी वर्ष जनवरी में डेलरे बीच खिताब भी जीता था। प्रमोद भगत ने तीसरे शेख हमदान बिन अल मखतूम दुबई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। कृष्णा नागर और प्रेम कुमार ने भी संयुक्त और मिक्स्ड डबल्स में 2 स्वर्ण पदक जीते। कल समाप्त इस चैंपियनशिप में भारत 20 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। भारत ने 4 स्वर्ण, 6 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। फ्रांस 4 स्वर्ण सहित कुल 8 पदकों के साथ दूसरे, जबकि मलेशिया 3 स्वर्ण पदकों सहित कुल 7 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में आज तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा। जम्मू में दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लेह में हल्की बर्फबारी के बीच अधिकतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहां न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 10 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। देहरादून में अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में आमतौर पर बादल छा सकते हैं, जबकि 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसी तरह से अहमदाबाद में आसमान
साफ रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान यहां पर 41 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना में आसमान साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, छत्तीसगढ़ का नक्सली हमला अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, देश के सीने पर 23 घाव, शहीदों के हथियार लूटे और जूते कपड़े तक उतार ले गए नक्सली। नक्सलियों की क्रूरता पर अखबार मुखर हैं। पंजाब केसरी कहता है, तड़पते जवानों पर भी क्रूरता से की फायरिंग। राजस्थान पत्रिका विभत्स शीर्षक से लिखता है, छिपकर दिखाई क्रूरता। नवभारत टाइम्स का कहना है, 400 नक्सलियों ने घेर कर LMG और देसी रॉकेट लॉन्चरों से हमला बोला। कोरोना संक्रमण का प्रकोप अखबारों की अहम खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, पहली बार 24 घंटे में 1 लाख के पार। रविवार रात 10 बजे तक कोरोना के 1,02,865 नए रोगियों की पुष्टि। कोविड नियंत्रण पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक पर राष्ट्रीय दैनिक लोक सत्य ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, जन आंदोलन और जन भागीदारी अभियान जरूरी। देश में कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए कल से 14 तारीख तक चलेगा विशेष अभियान। महाराष्ट्र में हर सप्ताहांत रहेगा लॉकडाउन। हिंदुस्तान की सुर्खी है, कोरोना महामारी के बाद कंपनियों में बढ़ी काम के बदले तत्काल भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारी गिग वर्कर की मांग। दैनिक जागरण का कहना है, निर्यात में रोजगार की बढ़ी आस। मार्च में तेज बढ़ोतरी के आंकड़ों ने बढ़ाई है उम्मीद। भारत के निर्यात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का योगदान 45% से अधिक। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में मतदान केंद्र पर अनियमितता की तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की शिकायत पर राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, नंदीग्राम के पोलिंग बूथ पर नहीं हुई धांधली। निर्वाचन आयोग ने ममता को दिया जवाब, शिकायत को किया खारिज। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, 53 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डाटा लीक। 61 लाख भारतीयों के भी आंकड़े शामिल। 106 देशों के लोग हैं इससे प्रभावित। हैकरों की वेबसाइट पर मौजूद है सभी का निजी डेटा। दैनिक भास्कर ने कर्नाटक के तुमकुरू जिले में जल संरक्षण की प्राचीन विधि का उल्लेख करते हुए लिखा है कि लोगों ने पुरखों के बनाए भूमिगत झरने, तालाब रीगे को पुनर्जीवित किया। अब 60 फीट पर मिल रहा है पानी। जल संरक्षण की प्राचीन विधि से बदल गई है इलाके की तस्वीर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा की। संक्रमण रोकने के लिए 5 सूत्रीय रणनीति पर बल दिया। महाराष्ट्र सरकार ने सप्ताहांत लॉकडाउन सहित कोविड के कड़े नियंत्रण उपायों की घोषणा की। राजस्थान में प्रवेश करने वाले लोगों की RT-PCR जांच अनिवार्य। तमिलनाडु, केरल, पुद्दुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के कल के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। रेलवे आज से 71 अनारक्षित पैसेंजर रेलगाड़ियों का संचालन फिर शुरू कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की 2 दिन की भारत यात्रा आज से शुरू। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में हवाई हमलों में 80 से अधिक आतंकी मारे गए। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा, IPL निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। पोलैंड के ह्यूबर्ट हुर्कज ने इटली के यानिक सिनर को हराकर मायामी ओपन टेनिस का खिताब जीता। प्रमोद भगत ने तीसरे शेख हमादान बिन अल मखदूम दुबई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।